डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कांस्टेंट को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ये है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज और ये है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो उसके लिए हमें एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन और स्क्रीनिंग कांस्टेंट ये हमें पता होना ज़रूरी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है इसको हम स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। वंस मोर, स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग हम सिग्मा को डिटरमाइन करते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकालते हैं। और ये Z जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है ये किसी भी एटम का प्रोटॉन है। किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसे लिखा जाता है। अभी आपको मैं ये क्लियर कर दूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जब आप इसे पूरी तरह से देखेंगे, इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज वेल एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट बहुत आसानी से निकालना आ जाएगा कि स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं कोई भी एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के अगर हम आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है डियर? 1 है। तो चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हम सबसे पहले हमने न्यूक्लियस बनाया और उसके जस्ट बाद हम इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, हमने एक इलेक्ट्रॉन को बना दिया। अब हमें करना क्या है? हमें यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। उसके लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक Z का मतलब होता है प्रोटॉन। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक, तो इसमें प्रोटॉन कितना है स्टूडेंट्स? इसमें प्रोटॉन है 1, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। अब यहाँ लिख दिया हमने माइनस। अब हम निकालेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में ये केवल अकेला है। इस पर किसी अदर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण नहीं लग रहा है। इसीलिए यहाँ पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होगा? 0। क्योंकि स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मतलब होता है रिपल्शन, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो रिपल्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, उन्हें हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस पर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन नहीं है, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण नहीं है। इसीलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स? 0। इसीलिए अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो कितनी आएगी? 1। तो आपने देखा कि ये जो हाइड्रोजन है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आया? 1 आया। ठीक, चलिए अब हम एक ऐसे एटम की तरफ जाएंगे जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। उसके लिए हम लेते हैं किसको? हीलियम को। तो हमने यहाँ पर हीलियम ले लिया। आप जानते हो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो 2 होंगे ही, एज वेल एज प्रोटॉन भी क्या होंगे डियर? इसमें 2 होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सिमिलर, यानी अप्रोक्सीमेटली कितने होंगे डियर? 2 है। ठीक है, अब हम एक काम करना चाहते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमको फाइंड करना है। उसके लिए हमें Z माइनस सिग्मा इस रूल को लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर Z क्या है? तो आपको पता है प्रोटॉन कितना? 2, तो आपने यहाँ पर प्रोटॉन 2 लिख लिया। मगर अब हमें क्या निकालना है? हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट ना सिग्मा को फाइंड करना है। तो हम सिग्मा को कैसे लिखेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, सिग्मा को लिखने के लिए आप यहाँ पर पहले न्यूक्लियस बनाएंगे और इसके जस्ट बाद आप यहाँ पर इसका आउटर मोस्ट शेल बनाएंगे। अब आउटर मोस्ट शेल बनाने के जस्ट बाद आपको करना क्या है? आपको इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्लॉट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है। एक ये
और एक ये, आपने इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर ये देखा कि इस इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि इस इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रॉन का क्या है, रिपल्शन है। तो यहाँ पर ये जो रिपल्शन होता है ये 0.3 होता है। स्लेटर का कहना है कि अगर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिपल्शन होगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा, वो 0.3 होगा। ठीक है, क्या होगा, 0.3 होगा। तो चलो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन हो रहा है वो हो रहा है 0.3। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.3। अब 2 में से जब 0.3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1.7। तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो आ चुका है 1.7 और स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना आया था, 0.3। तो अभी तक आपने ये 2 एग्जाम्पल देखे। लेकिन जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करेंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा होते हैं, उन्हें हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कहते हैं। तो अब हम जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम मैग्नीज का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25। जब उसे आप समझेंगे तो आपको बड़े आराम से ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना आ जाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं मैग्नीज। तो यहाँ पर लिया मैंने मैग्नीज और इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। अब इसको कॉन्फ़िगरेट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे कॉन्फ़िगरेट, ऐसे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ पर 3p6 आप जानते हैं। और अबव कहता है कि 3p के बाद जो है 4s आना चाहिए, चलो लिख देते हैं भैया 4s2, और उसके बाद 3d आना चाहिए, लिख देते हैं, ये देखिए 3d5। लेकिन हम यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं रेडियाई कॉन्फ़िगरेशन। अब ये रेडियाई कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कैसे लिखा जाता है, तो चलो इसको देख लेते हैं हम। उसके लिए हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। कैसे बता देते हैं आपको, देखिए यहाँ पर जैसे 1s2 2s2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2p6, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3s2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3p6, फिर यहाँ पर होगा 3d5 और यहाँ पर होगा 4s2। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने इसको रेडियाई कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इस तरह लिख दिया मैंने। ठीक है, यानी 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, 3 बाद में आएगा, 4 बाद में आएगा। भैया ये तो आप जानते ही हैं। हाँ, चलिए अब इतना करने के बाद हम इसमें आपको ये बता रहे हैं क्या कि हमें कहाँ तक निकालने को कहा गया है, वो भी ज़रा ध्यान रखिए। देखिए मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 तक होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको 3d तक न्यूक्लियर चार्ज निकालने को आ सकता है, 3p तक आ सकता है, ठीक है, 4s तक आ सकता है। तो पहले हम क्या करते हैं, 4s तक इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको निकाल के बताते हैं। कहाँ तक स्टूडेंट्स, 4s तक, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट हियर 4s। यस, चलो शुरू करते हैं। तो इसके लिए स्लेटर ने कुछ वैल्यू बताई थी, उन वैल्यू को भी हम आपके सामने रख देते हैं कि वो वैल्यू आखिर क्या होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे वो देख लीजिए। आप पहले न्यूक्लियस बनाइए, फिर यहाँ पर हम कुछ शेल बना लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पर 4 शेल बना लेता हूँ। बिल्कुल इजी है, स्लेटर रूल एज वेल एज स्क्रीन कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना बहुत इजी है। आप देखेंगे अभी आपको बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ें फाइंड करना आ जाएंगी। देखिए अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ शेल लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कैसे, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। लेकिन यहाँ ये लिखने से हम सिर्फ ऑर्डर लिख रहे हैं, इसका एनर्जी ऑर्डर लिख रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो मेन है वहाँ नीचे देखिए आप, ये यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ये n शेल है, ये वाला n-1 शेल है, ये वाला जो है n-2 शेल है और ये वाला n-3 शेल है। ठीक है,
ये क्लियर हो गया। यानी जो पहले वाला शेल है इसे हम कहते हैं एन शेल, सेकेंड वाले को बोलते हैं हम n-1, फिर इसको कहते हैं हम n-2 और फाइनली इसे कहते हैं हम n-3। अब इनकी जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ में आपको एक बार बता दूं कि यहाँ पर एन शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिपल्शन होता है वो होता है 0.35 ये। फिर जो n-1 शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसका अदर इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिपल्शन होता है वो होता है 0.85। फिर n-2 के लिए आता है 1.0 और उसके बाद कितने भी इनर शेल हो उनके लिए क्या आता है स्टूडेंट्स 1.0 आता है। अब देखिए आपने जब इस तरह से कर लिया तो बस बड़े आराम से आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना आ जाएगा, एज वेल एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी आपको आ जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हम इस मैग्नीज का इस 4s इलेक्ट्रॉन तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो चलो इसका हम पहले देख लेते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। देखो स्टूडेंट्स, लिखने का एक तरीका ये भी है और आपको अगर मैं बताऊं तो एक बेहतरीन तरीका और है जो इसके जो नीचे में लिख सकता हूं। देखिए कैसे, सुनिए आप, ये 1s है तो बिंदास पहले आप ऐसे करें, ये आप 1 बना लीजिए, ठीक है। फिर ये लिखा है 2s तो आप सेकंड वाला भी बना लीजिए। फिर ये यहाँ लिखा है 3 तो आप 3 थर्ड भी बना लीजिए, और फिर यहाँ लिखा 4 तो ये 4 भी बना लीजिए। कहने का मतलब जितने भी डिजिट आपको नजर आ रहा है जैसे 1 2 3 4, बस ऐसे शेल बना लो। शेल बनाने के बाद आपको क्या, इनमें जितने जितने इलेक्ट्रॉन इस शेल में है उनको लिख दो। जैसे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 तो भाई यहाँ 2 लिख दो। फिर सेकंड शेल में कितने 2 और 6 8 तो यहाँ 8 लिख दो। फिर थर्ड वाले में देखिए कितने 3 3 3 5 और 6 11 और 2 13 तो यहाँ 13 लिख दीजिए। और आउटर मोस्ट शेल में 4s में 2 है तो उन 2 इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर ऐसे लिख दो। लिख दिया। अब देखना यहाँ पर क्या होगा। ये तो आप पहले ड्रॉ कर ही चुके हैं, हम चाहते तो यहाँ पर भी लिख सकते थे लेकिन मैंने आपके लिए अलग से यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर एक बात को समझना है कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इसको कह सकते हैं हम, ये एन शेल है। एन शेल में वैल्यू कितनी है इसकी 0.35। ये n-1 शेल है, इसमें वैल्यू कितनी है 0.85। और फिर इसमें n-2 में कितनी है 1.0 और इसमें भी कितनी है 1.0। बस ये जो हम कर रहे हैं ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट यानी सिग्मा को डिटरमाइन करने के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, बहुत सिंपल। देखिए पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए सिग्मा इक्वल टू में। अब देखिए देखा जाए तो बहुत सिंपल है कि भाई 1.0 इसमें भी 1.0 इसमें भी है तो 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 10 एक साथ लिखकर 1.0 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 1.0 इंटू 10, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर n-1 में, तो 13 इसकी वैल्यू कितनी है 0.85 तो हमने यहाँ पर लिखा कितना 0.85 और यहाँ पर हमने लिख दिया कितने 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर प्लस, अब आपको यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिए कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जरूर हैं मगर हम ये देख रहे हैं कि हम रिपल्शन को काउंट कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है इसीलिए इन 2 में से एक को काउंट करते हैं हम, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0.35 इंटू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको काउंट कर लो तो यहाँ कितना आएगा स्टूडेंट्स 10 आएगा। 0.85 में 13 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आएगा 11.05 और फिर यहाँ पर आएगा कितना 0.35 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा। अब इनको सबको टोटल कर लो, टोटल करने पर कितना आएगा, वो आएगा 21.4। तो आपने क्या देखा कि सिग्मा यहाँ पर कितना है स्टूडेंट्स 21.4 आ चुका है। और हम निकालना क्या चाह रहे थे स्टूडेंट्स, हम निकालना चाह रहे थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये देखिए ये क्या होता है Z माइनस सिग्मा होता है। हमारा सिग्मा कितना आया 21.4 और Z का मतलब आप जानते हैं एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रल एटम में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप कुछ ही बोलो चल जाता है लेकिन
यहाँ पर एक्चुअली में क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखा जाता है, क्योंकि अगर उस पर प्लस और माइनस लिखा जाएगा तो क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो सकते हैं, मगर प्रोटॉन डियर स्टूडेंट्स हमेशा कांस्टेंट होते हैं। ये बात ध्यान रखिए, एक बार फिर से स्टूडेंट्स दिमाग में रखिए प्लीज़। क्या किसी भी एटम पर अगर हमने प्लस चार्ज लगा दिया या माइनस चार्ज लगा दिया तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो सकते हैं, मगर प्रोटॉन हमेशा कांस्टेंट होते हैं। पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पूंछ ऑफ द कुत्ता। जिस तरह से कुत्ते की पूंछ हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसी तरह से पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पूंछ ऑफ द कुत्ता। प्लस लगाओ माइनस लगाओ, प्रोटॉन पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, इसीलिए यहाँ पर मैग्नीज में जो प्रोटॉन है वो कितने, 25 माइनस 21.4, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो देखो 25 माइनस 21.4, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू आती है वो वैल्यू है 3.6। तो ये वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर स्टूडेंट्स, कितनी, 3.6। ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, आपको कितने आसान तरीके से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना आ गया, एज वेल एज यहाँ पर आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालना आपको आ चुकी है। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे एग्जाम्पल करते जाएंगे आपको लगेगा कि ये काफ़ी इजी तरीके से आपको समझ आ रहा है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, इस समय हम कोई भी अल्कली मेटल जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, या फिर यहाँ पर मैग्नीशियम है, इनमें से किसी भी मेटल का हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो एलिमेंट चूज कर रहे हैं। एक हम सोडियम लेते हैं जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं मैग्नीशियम जिसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं सोडियम, और सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें उससे पहले आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। 11 को आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 1s2, और यहाँ लिखेंगे 2s2, और उसके बाद ये हो जाएगा 2p6, और यहाँ हो जाएगा 3s1। अब आप चाहें तो यहाँ ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। कैसे, 1 की ग्रुपिंग कर लो, और 2 की ग्रुपिंग कर लो, और 3 की सिंगल एक अलग ग्रुपिंग हो जाएगी। या फिर इससे सिंपल तरीका जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आप इसको ऐसे कर लें, जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक, ये फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये थर्ड शेल है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब क्या होगा, आप जानते हैं इसको हम n शेल बोलते हैं, इसको हम n-1 शेल कहते हैं, और इसको हम n-2 शेल कहते हैं। आपको पता है ये जो n शेल है इसमें इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.35। ठीक, सेकेंड शेल में जो वैल्यू होती है वो होती है 0.85, और यहाँ पर जो n-2 शेल है इसमें वैल्यू होती है 1.0। ठीक, आपको पता है कि हम निकाल रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z, और ये हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू होता है Z माइनस ये होता है सिग्मा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे सोडियम की, तो सोडियम का जो Z की वैल्यू है यानी कि जो प्रोटॉन है वो 11 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो सोडियम एटम है ये न्यूट्रल एटम है, इसमें एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे और प्रोटॉन भी 11 ही होंगे। तो यहाँ पर जो Z की वैल्यू है वो है 11। अब हमें जो फाइंड करना है स्टूडेंट्स, वो फाइंड करना है यहाँ पर ये सिग्मा, यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट की हमें वैल्यू फाइंड करना है। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जरा इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें 281, तो आप जरा ध्यान से देखें कि लास्ट शेल में यहाँ पर केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और इस 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पर किसी का दूसरे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन नहीं है, तो इसीलिए हम इसको हम काउंट नहीं करेंगे। काउंट जो होगा वो सिर्फ n=1 शेल के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए और n=2 यानी कि ये 8 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये सिग्मा इक्वल टू, पहले हम यहाँ पर 2 ये इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 1.0 का यानी कि 1 का। ठीक, और फिर यहाँ देखिए ये
सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं और यहाँ पर 0.85 इसका मल्टीप्लाई होगा, ये है 0.85। अब यहाँ आप देखें ये 2 1 जा 2, ये 2 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करते हैं 0.85 में तो ये हो जाता है यहाँ पर 6.8। तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर 8.8। तो ये सिग्मा हमारा फाइंड हो चुका है। सिग्मा यहाँ देखिए क्या आ चुका है 8.8। अब ये सिग्मा की वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये 11 माइनस 8.8 जब होगा तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस 2.2। तो यहाँ आपने जो वैल्यू देखी ये किसकी आई, ये आई है सोडियम की, ठीक है। कहाँ तक, यानी कि 3s1 इलेक्ट्रॉन तक जो इसका न्यूक्लियर चार्ज है वो यहाँ पर हमें मिला है प्लस 2.2। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करते हैं, ये देखिए, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 12 होता है। अब 12 को हम अबव प्रिंसिपल से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ग्रुपिंग कर लीजिए इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, या फिर सिंपल तरीका जो हमने बताया आपको 2 लिखिए, 2 और 6 8 होते हैं, और यहाँ पर देखिए अब 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, यानी लास्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा आपको पता है, ये n = 1, ये n = 2, ये n = 3। अब ये जो होता है ये n शेल होता है, आप जानते हैं इसको, और यहाँ पर ये जो होता है n-1 होता है, और आप यहाँ जानते हैं ये n-2 ये शेल होता है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या होगा कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 एंड दैट इज़ अ 1। तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इस 2 में से हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। आपको पता है इस शेल में जो वैल्यू होती है वो होती है 0.35, यहाँ पर जो वैल्यू होती है 0.85, और यहाँ होती है 1.0। इस तरह से वैल्यू होती है, यानी कि इसमें 0.35, इसमें होती है 0.85, इसमें होती है 1.0। अब आपको क्या करना है, आप जानते हैं आपको Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। इसके लिए होता है Z माइनस सिग्मा। Z का मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज क्या वो हो जाएगा यहाँ पर 12। अब हमें सिग्मा फाइंड करना है, तो सिग्मा के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये सिग्मा के लिए हम यहाँ पर देखिए इस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने नज़र आ रहे हैं आपको, 2। तो आप यहाँ पर 2 लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.0 का, ठीक। फिर प्लस यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो इस 8 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 0.85 का, ठीक। और फिर लास्ट शेल में क्या है, सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस 1 इंटू यहाँ हो जाएगा 0.35, ठीक। ऐसा करने पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ इसकी वैल्यू होगी कितनी, 2, ठीक है। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू होगी 6.8, और यहाँ 0.35 ऐसा कैसे ही रहेगा। ये देखिए ये 0.35 ऐसा कैसा रहा। अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी 9.15, ये इतनी वैल्यू मिली, ठीक। जब ये हमें 9.15 इतनी वैल्यू मिलेगी, हम क्या करेंगे, इस सिग्मा की जगह पर इस वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ रखिए ज़रा, ये 9 यहाँ पर ये क्या है 15। अब आप क्या करेंगे, जब इस 12 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर 12.00, यहाँ पर लिखेंगे हम 9.15, ये इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। फिर पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, और फिर ये आ जाएगा यहाँ पर क्या 2। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 2.85 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये प्लस में आएगी वैल्यू प्लस 2.85। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका न्यूक्लियर चार्ज हो गया, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर आउटर शेल NS होता है या फिर NP होता है, हमें NS शेल तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करने को कहा जाता है, या फिर NP
तक हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करने को कहा जाता है, तो उस केस में हम किस तरह से सपोज करते हैं ये आप जानते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आप, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से ये शेल आ सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आउटर शेल अगर NS है या फिर NP है, तो उस केस में आप याद रखिए कि हम इसको N सपोज करते हैं। ये देखिए N, फिर इस शेल को हम N-1 और फिर इस शेल को हम N-2 और फिर इस शेल को हम N-3 इस तरह से मानते हैं अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल। तो स्लेटर ने कहा था कि जब आउटर शेल NS और NP होता है तो आप इस तरह से आपको सपोज करना है, ठीक है। और ये तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर मैंने कहा आपको NS और NP शेल होता है तब इस तरह से आपको सपोज करना है। इस N शेल की जो वैल्यू होती है आप जानते हैं 0.35 होती है, फिर N-1 की जो वैल्यू होती है वो 0.85 होती है, N-2 की जो वैल्यू होती है 1.0 होती है। इस तरह से जो भी शेल होंगे इन सब की वैल्यू क्या होगी, 1.0 होगी, ठीक। ये बात आपको क्लियर है। अब लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक बात और बता दूं कि अगर NS और NP के अलावा यहाँ पर अगर ND होता है आउटर शेल या फिर NF होता है तो उस केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। उस केस में जो रूल अप्लाई होता है वो मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि अगर आउटर शेल ND का है या फिर NF का है, सपोज हम ND शेल की बात कर लेते हैं, अगर आउटर शेल ND का है तो उस केस में याद रखना कि जो D शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए हम 0.35 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद उसके अंदर की तरफ यानी कि जो भी इस तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं LHS, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें हम 1.0 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये Mn25 है। Mn25 का कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और आपको पता है कि एटॉमिक रेडियाई के अकॉर्डिंग पहले हम 3D में इलेक्ट्रॉन है ना, और फिर यहाँ पर हम 4s। कहने का मतलब ये है कि जब हम Mn25 को लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो S में डालते हैं, फिर बाद में कहाँ डालते हैं, D में। लेकिन हम जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो रेडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम लिखते हैं। तो चलिए देखिए, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 के बाद यहाँ पर 2, ये हो गया 20, और फिर यहाँ आ जाएगा 5। यानी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाते हैं, फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है 3D में आते हैं। ये रेडियल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पहले 1, फिर 2, फिर 3 और 4 ऐसे लिखा जाता है, ये आपको पता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात जरूर दिमाग में रखिए आप कि अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमको जो वैल्यू फाइंड करना थी वो 4s, यानी कि मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें हम NS और NP, यानी कि अगर यहाँ पर आउटर शेल NS है यानी 4s है, या फिर आउटर शेल ये 3p है, तो उस केस में हम क्या सपोज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें हम N, फिर इधर N-1, फिर इधर N-2, फिर इधर N-3, यानी इस तरह से सपोज करते हैं। लेकिन अब हमसे कहा गया कि आप इस 3D यानी यहाँ तक के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करना है, यानी 3D 5 इलेक्ट्रॉन तक के लिए हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करना है। तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि हमको
जो आउटर शेल मिला है 3D। तो 3D वाले केस में क्या होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूं, उससे पहले ये देखिए कि हमें 3D तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करना है। उससे पहले ये RHS कहा जाता है इसको, और इसको इस तरफ यहाँ से लगा के यहाँ तक को LHS कहा जाता है। तो RHS में जो भी वैल्यू होती है उसे हम सपोज टू बी 0, उसे हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमें क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करना है। उस केस में भी हम क्या करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर आउटर शेल ND है या NF है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स इस ND और NF शेल में होंगे उसमें हम 0.35 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें हम 1.0 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब ये लेकिन शब्द क्यों आया, ये स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ क्यों आया। देखिए अब यहाँ पर आप पहले ग्रुपिंग कर लो, यानी कि 1 की ग्रुपिंग हो जाएगी, फिर 2p की ग्रुपिंग हो जाएगी, फिर 3s और 3p ये यहाँ तक ग्रुपिंग हो जाएगी, और 3d की स्टूडेंट्स होती है ये, इसकी भी हमने ग्रुपिंग कर ली 3d की। ठीक है, अब इस केस में थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स कि यहाँ 3D में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं, लेकिन हम जो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे वो कितने लिखेंगे, 4। तो भाई आखिर क्या वजह है कि हम 4 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इस बात को मैं पहले क्लियर कर दूँ कि देखिए ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है और ये मान लो आउटर शेल, सपोज आउटर शेल। अब आउटर शेल में यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 हमने बना दिए। तो उनमें से क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के लिए तो अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर बाकी इन 4 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। तो हम रिपल्शन को काउंट करते हैं, इस अट्रैक्शन को काउंट नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होता रिपल्शन में, ठीक है। यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू निकालने में सिर्फ इन 4 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम इन 4 को लिखते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ 3D में हम जो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे वो कितने, 4 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, अभी क्लियर किया मैंने, 4 लिखेंगे। और फिर इस 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 का, ठीक। उसके बाद इस लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें हम 1.0 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं कितने हैं, देखिए 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16 और 2 18, तो 18 है। तो यहाँ पर हम 18 इंटू 1.0 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टोटल हो जाएंगे कितने स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे 18, ठीक। और यहाँ जब 4 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 का, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1.4। ओवरऑल इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19.4। तो यहाँ पर ये आ चुका है क्या स्टूडेंट्स, सिग्मा आ चुका है, ठीक है। अब सिग्मा आने के बाद हम को निकालना क्या होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, Z इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करना होता है। और ये होता है क्या, Z माइनस सिग्मा, सिग्मा आपका आ चुका है स्टूडेंट्स 19.4, मगर Z क्या होता है, Z यानी कि प्रोटॉन, तो इसमें कितने 25, तो यहाँ लिखेंगे हम 25 माइनस, और यहाँ हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स 19.4 और प्लस 5.6, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करना होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा, आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि आउटर शेल कौन सा है। अगर आउटर शेल NS और NP है, अब पहले मैं NS की बात करूं, जैसे 4s है यहाँ पर, ठीक है, ये 3s है या 2s है, ठीक है, या फिर मैं NP की बात करूं जैसे 3p है 2p है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें मैंने बताया आपको कि इसमें n-1, n-2, n-3, इस रूल को हम क्या करते हैं, ओबे करते हैं। इनकी पर्टिकुलर आपको वैल्यू भी पता है कि किसकी क्या क्या वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब लेकिन अगर आउटर शेल जैसे D है,
या फिर आउटर शेल F है, तो उस केस में जो D में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके टोटल का एक कम करना है आपको। 5 है तो 4 करना है, 6 है तो 5 करना है, और उसमें मल्टीप्लाई करना है 0.35 का। और फिर इसको छोड़ करके यानी डी के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितने भी ये इलेक्ट्रॉन है उसमें 1.0 का मल्टीप्लाई कर देना बस। फिर उसको और इस 3D के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको टोटल करना है, वो आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा हो जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, बस Z माइनस सिग्मा होता है। तो इस तरह से आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे, यानी आप सीख जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो ठीक लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।